हर स्त्रियां अपनी इस एक चीज पर बहुत ज्यादा घमंड करती हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। दर्शकों, आज के इस प्रसंग में हम जानेंगे कि आखिर स्त्रियां अपनी किस चीज पर बहुत ज्यादा घमंड करती हैं। तो बंधुओं, एक समय की बात है, एक राज्य के राजा जिसको पुत्री की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, वह राजा पुत्री की प्राप्ति होकर बहुत ही प्रसन्न था। प्रिय बंधुओं, राजा के घर में पुत्री प्राप्ति होने की वजह से राजा बहुत खुश था और इसी खुशी के चलते राजा ने अपने राज्य में देसी घी के लड्डू बंटवाए। प्रिय बंधुओं, इसी तरह फिर जैसे जैसे राजा की बेटी बड़ी होती है तो राजा अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को बहुत लाड प्यार करता है और बहुत लाड प्यार से पालता है। प्रिय बंधुओं, उस राजा की बेटी बहुत ही सुंदर थी। उस पूरे राज्य में राजा की बेटी के समान कोई सुंदर स्त्री नहीं थी। राजा की बेटी की सुंदरता उसके कक्ष के बंद दरवाजे में होकर भी झलकती थी। प्रिय बंधुओं, इसी तरह कहते हैं कि माता पिता का ज्यादा लाड प्यार अक्सर संतान को बिगाड़ देता है। तो इसी तरह बंधुओं, जो राजा की पुत्री थी वो किसी भी तरह का काम काज करना नहीं जानती थी, क्योंकि राजा के महल में एक कदम छोड़कर एक कदम पर सैनिक ही सैनिक थे, नौकर ही नौकर थे, जिसकी वजह से राजा की पुत्री हमेशा शान और शौकत से रहती थी और रानी की तरह रहा करती थी। उसे कोई भी कार्य करने की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। प्रिय बंधुओं, इसी के साथ ही फिर धीरे धीरे राजा की पुत्री जवान होती है। जब राजा की पुत्री जवान होती है तो राजा एक दिन अपनी पुत्री के पास जाता है। राजा अपनी पुत्री के पास जाकर पुत्री से कहता है कि पुत्री, अब तुम जवान हो चुकी हो, और कहते हैं कि पुत्रियां सदा से ही पराई होती हैं, इसलिए पुत्री अब हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तो तुम हमें बताओ कि आखिर तुम्हें कैसा वर चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारी पसंद से ही तुम्हारा विवाह करेंगे। हम नहीं चाहते कि कई वर्षों के बाद तुम्हारे वैवाहिक जीवन में अनबन हो सके। इसलिए पुत्री तुम ही मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। तो मित्र बंधुओं, उसके बाद में राजा की पुत्री राजा से कहती है कि पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि मैं अपने समान वर को देखकर उसके साथ विवाह करूं, परंतु पिताजी, मुझसे विवाह करने वाला कोई पुरुष इस धरती लोक पर जन्म ही नहीं लिया, क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूं, दिखने में मैं बहुत ही सुंदर हूं, और भला आप ही सोचिए मेरे समान इस धरती लोक पर आखिर कौन होगा। इसलिए पिताजी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं किसी भी बदसूरत के साथ विवाह नहीं कर पाऊंगी, इससे मेरी सुंदरता का अपमान होता है। तो प्रिय बंधुओं, उसके बाद में राजा अपनी पुत्री के मुख से इस बात को सुनकर राजा यह तो पहचान चुका था कि मेरी पुत्री को उसकी सुंदरता पर उसे घमंड है। तो बंधुओं, फिर एक दिन की बात है जब राजा अपनी पुत्री के पास वापस जाता है और पुत्री से कहता है कि पुत्री, कल मैंने स्वयंवर रखा है और उस स्वयंवर में दूर दूर के राजा महाराजा और राजा राजकुमार आएंगे। उनमें से तुम्हें जो भी अच्छा लगे उसके साथ तुम्हें विवाह करना है। तो मित्र बंधुओं, उसके बाद में राजा के कहे अनुसार दूसरे दिन राजा के द्वारा रचा गया स्वयंवर हो जाता है। उस स्वयंवर में दूर दूर के बलवान पहलवान राजा महाराजा और राजकुमार आते हैं। मित्र बंधुओं, उसके बाद में राजा अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री, देख लो, इनमें से तुम्हें जो भी अच्छा लगे उसके साथ तुम्हारा विवाह किया जाएगा। मित्र बंधुओं, उसके बाद में राजा की पुत्री उस स्वयंवर में सभी राजा और राजकुमारों को देखती है। उसे कोई भी पसंद नहीं आता है। यह देखकर राजा की पुत्री भरे स्वयंवर में कहती है
कि मुझे ऐसा कोई अच्छा लगा ही नहीं जो मेरी सुंदरता की बराबरी कर सके। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मैं आप लोगों में से किसी भी से विवाह नहीं कर पाऊंगी। प्रिय दर्शक, उसके बाद में एक राजकुमार राजा की पुत्री से कहता है कि हे राजकुमारी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। मित्रों, उसके बाद में जिस राजकुमार ने रानी से ये कहा था उसके दांत थोड़े से बड़े थे। जब राजकुमार राजकुमारी से ये बात कहता है तो उस राजा की पुत्री उस राजकुमार से कहती है कि तुम तो रहने ही दो, तुम्हारे तो दांत ही इतने बड़े हैं जैसे कि हाथी के, इसलिए तुम तो मुझे क्षमा ही करो, मैं आपसे विवाह नहीं कर पाऊंगी। मित्र बंधु, ये कहकर राजा की पुत्री उस राजकुमार का भरे स्वयंवर में अपमान कर देती है और वो चुपचाप वहीं बैठ जाता है। मित्र बंधु, उसके बाद थोड़ी ही देर बाद वहां पर आए सभी अतिथिगण, राजकुमार, राजा और महाराजा वहां से चल जाते हैं। मित्र बंधु, उसके बाद राजा अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री, अब बहुत हुआ, मैं तुम्हारे रोज रोज के इस नाटक से परेशान हो चुका हूं और अब तो मैं तुम्हारा विवाह एक भिखारी के साथ करवाऊंगा। तो मित्र बंधु, उसके बाद में दूसरे दिन एक भिखारी राजा के महल के पास होकर गाना गाता हुआ गुजर रहा था। तो राजा उस भिखारी को अपने महल में बुलवाता है और राजा उस भिखारी को नहाने का और अच्छे वस्त्र पहनने का आदेश देता है। तो दर्शकों, फिर वह भिखारी राजा से कहता है कि महाराज, मैंने तो ऐसा कुछ अच्छा किया नहीं, मैंने आपके साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया, तो भला आप मुझे अच्छे वस्त्र और नहाने धोने को क्यों कह रहे हो। तो मित्र बंधु, फिर राजा उस भिखारी से कहता है कि मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री के साथ करना चाहता हूं। तो मित्र बंधुओं, उसके बाद में राजा अपनी पुत्री का विवाह उस भिखारी के साथ करवा देता है। उसके बाद में राजा अपनी पुत्री को उस भिखारी के साथ ही उस भिखारी के घर भेज देता है। मित्र बंधुओं, जब भिखारी उस राजा की पुत्री को अपने घर लेकर जाता है तो राजा की पुत्री भिखारी के साथ रोते हुए पीछे पीछे चले जाती है। जब राजा की पुत्री अपने ससुराल जाकर पहुंचती है और वहां जाकर देखती है कि भिखारी के घर में फूटा हुआ चूल्हा था, टूटे हुए बर्तन थे और फटी हुई छत थी और ऊपर से पानी टपक रहा था और टूटी हुई खटिया थी, ये देखकर राजा की पुत्री अपनी नाक को बंद कर देती है। तो मित्र बंधुओं, उसके बाद में नौकर वो भिखारी अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो, अब रोटियां बनाओ, अब तुम खुद अपने हाथों से भोजन बनाओ। मित्र बंधुओं, फिर राजा की पुत्री अपने पति से कहती है, उस भिखारी से कहती है कि नहीं, मुझे भोजन बनाना नहीं आता, इसलिए मैं भोजन नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा राज घरों में रही हूँ, राज दरबार में रही हूँ, महलों में रही हूँ, मैंने कभी अपने हाथों से भोजन नहीं बनाया। तो मित्र बंधुओं, इस तरह फिर वो भिखारी अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, अभी तो भोजन मैं बना लूंगा, परंतु धीरे धीरे मैं भोजन बनाना तुम्हें भी सिखा दूंगा। तो मित्र बंधुओं, उसके बाद में वो भिखारी भोजन बना लेता है और वो भिखारी अपनी पत्नी को भी एक थाली में भोजन डालकर भेज देता है, उसके सामने रख देता है। दोस्तों, वो भिखारी तो भोजन खा लेता है, परंतु उसकी पत्नी उन रूखी सूखी रोटियों को देखकर भोजन नहीं खाती है और उसकी प्लेट को साइड में रखा देती है। मित्र बंधुओं, उसके बाद में धीरे धीरे भिखारी एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो, अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, अब मैं जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाऊंगा और उन लकड़ियों को लाकर मैं उन लकड़ियों से टोकरी बनाया करूंगा और तुम भी मेरे साथ इस काम को करोगी। दोस्तों, उसके बाद में राजा की पुत्री और वह भिखारी दोनों पति और पत्नी जंगल की ओर लकड़ियां काटने जाते हैं। दोस्तों, राजा की पुत्री को तो लकड़ियां काटना आता था नहीं, तो वह भिखारी ही लकड़ियां काटता है
और अपनी पत्नी के सिर पर, उस राजा की पुत्री के सिर पर लकड़ियों का मंडल रखकर वापस अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद में जब राजा की पुत्री और वह भिखारी टोकरियां बनाने लगते हैं तो राजा की पुत्री की कोमल हाथ, नाजुक हाथ उन लकड़ियों से कट फट जाते हैं और उनमें होकर खून आने लगता है। दोस्तों, जब वो भिखारी इस दृश्य को देखता है तो भिखारी राजा की पुत्री से कहता है कि अरे प्रिय, ये क्या, इन लकड़ियों से तो तुम्हारे कोमल और नाजुक हाथ कट रहे हैं। चलो छोड़ो, मुझे इस बात का पता नहीं था कि ये लकड़ियां तुम्हारे नाजुक और कोमल हाथों को इतना नुकसान पहुंचाएंगी, वरना मैं ये काम ही नहीं करता। मित्र बंधुओं, फिर उसके बाद में वो भिखारी दूसरे दिन से बर्तन बनाने का काम करने लगता है। उसके लिए वो भिखारी जंगल में जाकर काली माटी लेकर आता और फिर घर आकर राजा की पुत्री और वो भिखारी दोनों ही बर्तन बनाते और फिर राजा की पुत्री बेचने के लिए अपने सिर पर बर्तनों को, मिट्टी के बर्तनों को रखकर बाजार की ओर जाया करती थी, नगर की ओर जाया करती थी। मित्रों, एक दिन की बात है जब राजा की पुत्री मिट्टी से बने बर्तनों को अपने सिर पर रखकर बाजार की ओर जा रही थी तो एक घोड़े पे सवार एक नकाब बांधा हुआ इंसान जोर से आता है और राजा की पुत्री के सिर पर रखे हुए उन मिट्टी के बर्तनों को गिरा देता है। मित्रों, ये देखकर राजा की पुत्री भी बहुत दुखी होती है और जब वह अपने घर आती है और घर आकर जब अपने पति को ये बात बताती है तो उसका पति, वो भिखारी, राजा की पुत्री से मना कर देता है कि कल से तुम्हें बर्तन बेचने जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आज के बाद से एक राजा के महल में भोजन बनाया करेंगे और तुम्हें मैंने भोजन बनाना तो सिखा ही दिया है। तो मित्रों, उसके बाद दूसरे दिन से वे दोनों पति पत्नी एक राजा के महल में भोजन बनाने जाते हैं और इसी तरह रोजाना भोजन बनाकर दोपहर को वापस आ जाते थे। मित्रों, एक दिन की बात है जब उस भिखारी की पत्नी अकेली ही राजा के महल में भोजन बनाने के लिए जाती है। उस भिखारी की उस दिन तबीयत थोड़ी खराब थी। जब भिखारी की पत्नी राजा के महल में भोजन बनाकर वापस आने लगती है तो उस राजा के महल में से एक राजा उस भिखारी की पत्नी का हाथ पकड़कर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। मित्रों, उसी समय राजा के भेष में वो भिखारी आता है। मित्रों, जब वो राजा के भेष में भिखारी राजा की पुत्री के सामने आता है तो राजा की पुत्री उस भिखारी से, जिसे अपना पत्नी माना था, जिसे अपना पति माना था, उससे कहती है कि तुम तो भिखारी थे और तुम मेरे पति थे, तुमने आखिर ये राजा वाले वस्त्र क्यों पहन रखे हैं। तो मित्रों, फिर वो भिखारी पति अपनी पत्नी से कहता है कि अरे प्रिय, ये सब केवल मैंने तुम्हारी अकल ठिकाने लाने के लिए किया था। ये सब मैंने केवल तुम्हारा घमंड चूर चूर करने के लिए किया था। मैंने तुम्हारा घमंड चूर चूर करने के लिए ही एक भिखारी का भेष बनाया था और अब तुम्हारा घमंड पूरा चूर चूर हो चुका है और मैंने इसीलिए तुम्हारी परीक्षा ली थी और मुझे तुम्हारी इस परीक्षा में इस बात का पता लगा है कि तुम चरित्रहीन नहीं हो, तुम केवल अपनी सुंदरता का घमंड करती हो। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही पता लगता है कि हर सुंदर स्त्रियां अपनी सुंदरता पर ही घमंड करती हैं। तो मित्र बंधुओं, आज का हमारा यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।